मेरा नाम अनामिका है। मैं एक ऊंची और अच्छी फैमिली से हूं। मेरे मम्मी पापा की मैं इकलौती बेटी थी। फिर भी मैं उनकी लाडली नहीं बन पाई। इसका कारण यह था कि उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा अपनी दौलत से प्यार था। जब मैं छोटी थी से लेकर जब तक मैं जवान हुई, उन्होंने कभी मेरे हालचाल नहीं पूछे, न ही कभी यह सोचा कि उनकी बेटी अपने मम्मी पापा के बिना कैसे जी रही होगी। उनका बस एक ही मकसद था कि मुझे इस दुनिया में लाना, और यह काम वो कर चुके थे। मेरी खुशी क्या है, मैं क्या चाहती हूं, यह सब उन्हें न पता था, न ही उन्होंने कभी जानने की कोशिश की। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था और वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे। मम्मी की बहुत सारी सहेलियां थीं और वो ज्यादातर उनके साथ घूमने फिरने में समय बिताती थीं। मेरे जन्म के 3 महीने बाद ही मुझे एक केयरटेकर के हवाले कर दिया गया था। वो केयरटेकर दिन भर मेरा ख्याल रखती थी, मेरे सारे काम करती थी। लेकिन मुझे तो अपनी माँ की ममता चाहिए थी, जो मुझे कभी नहीं मिली। केयरटेकर दिन भर मेरे साथ रहती, पर रात को अपने घर चली जाती थी। रात में मेरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी मम्मी पापा की थी, लेकिन वो मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक दूसरी केयरटेकर को रात की ड्यूटी के लिए रख लिया। इतनी छोटी बच्ची थी मैं, जिसे अपनी माँ की गोद और प्यार की जरूरत थी, पर मैं केयरटेकर के हाथों में पल रही थी। तो भला ऐसी बच्ची अपने मम्मी पापा की लाडली कैसे बन सकती थी? उसे अपने मम्मी पापा से प्यार कैसे हो सकता था? यही वजह थी कि जब मैं धीरे धीरे समझदार होने लगी, तब मुझे पता चला कि ये मेरे मम्मी पापा हैं। पापा तो न जाने कितने कितने दिन बिजनेस टूर पर रहते थे। मम्मी थकी हारी घर आती और अपने कमरे में चली जाती थीं। मेरे सारे काम नौकरों के जिम्मे थे। मेरे मम्मी पापा को मेरे किसी काम से कोई लेना देना नहीं था। मेरी पढ़ाई, खाना पीना और हर छोटा बड़ा काम सब नौकर और केयरटेकर देखते थे। इसी तरह देखते देखते मैं 10 साल की हो गई। उस वक्त मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। मेरे स्कूल में एक नई लड़की का दाखिला हुआ था। उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। बचपन से लेकर जवानी तक हमारी दोस्ती बहुत गहरी रही। उसका नाम दीपा था। दीपा भी मेरी तरह अमीर मम्मी पापा की बेटी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मुझे अपने मम्मी पापा से कभी प्यार नहीं मिला, पर दीपा के मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे। उनकी नज़र में दीपा ही उनकी सबसे कीमती चीज थी। हम दोनों एक दूसरे से अपनी हर बात बांटते थे। मैंने देखा कि दीपा के मम्मी पापा उसे स्कूल से लेने आते थे। उसके पापा भी बिजनेसमैन थे और बहुत व्यस्त रहते थे। फिर भी वो अपनी बेटी के लिए वक्त निकाल लेते थे। दीपा की मम्मी घर का काम संभालती थीं। वो लोग हर हफ्ते कहीं न कहीं घूमने भी जाते थे। दूसरी तरफ मैं थी, जिसे मेरे मम्मी पापा कभी अपने साथ कहीं नहीं ले गए। मैं ड्राइवर के साथ स्कूल जाती थी और ड्राइवर के साथ ही घर लौटती थी। शाम को भी ड्राइवर अंकल मुझे ट्यूशन छोड़ने और लेने आते थे। अगर मुझे कोई ज़रूरत का सामान चाहिए होता तो मैं अपने मम्मी पापा से नहीं, नौकरों से कहती थी। जब मैं 7 साल की थी, तब स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता थी। मैंने सोचा कि पापा से कहूंगी कि मुझे बारबी गाउन लाकर दें, लेकिन पापा ने मेरी बात सुने बिना कहा, बेटा जो चाहिए नौकर को बोल देना, वो लाकर दे देगा। मैं अपनी पसंद का गाउन खुद चुनना चाहती थी। फिर मैंने सोचा कि मम्मी से कहूंगी। मम्मी तो अपने लिए खूब खरीदारी करती थीं, शायद मुझे भी साथ ले जाएं। जब मैं मम्मी के कमरे में गई तो वो फोन पर किसी से बात करने में इतनी व्यस्त थीं कि उन्हें अपनी बेटी दिखाई ही नहीं दी। मैं बार बार कहती रही, मम्मी मुझे बारबी गाउन चाहिए, स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है। मम्मी ने कहा, 1 मिनट रुक, मैं फोन पर व्यस्त हूं, चुप रहो। थोड़ी देर खड़े खड़े मैं थक गई। फिर मैंने मम्मी की कमर पर हाथ रखकर वही बात दोहराई। मम्मी ने तुरंत फोन बंद किया और मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। वो चिल्लाईं, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो अनामिका। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं फोन पर बात कर रही हूं? बार बार मेरी बात में दखल क्यों दे रही हो? फिर मम्मी ने जोर जोर से केयरटेकर को बुलाना शुरू किया। उसका नाम ज्योति था। ज्योति घबराते हुए कमरे में आई। मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा, ज्योति तुम मेरी बेटी को ये कैसे संस्कार दे रही हो? क्या यही सिखाया है इसे? इसे अच्छे बुरे की तमीज सिखाओ और इसे मेरे कमरे से ले जाओ। यह कहकर मम्मी ने मुझे डांट दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी। ज्योति आंटी मुझे हाथ पकड़कर मेरे कमरे में ले गईं और बोलीं, अनामिका बेटा, तुमने अपनी मम्मी से बदतमीजी क्यों की? मैं रोते हुए बोली, ज्योति आंटी, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की।
मुझे स्कूल की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए बारबी गाउन चाहिए था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ उसे खरीदना चाहती थी, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ज्योति आंटी ने कहा, तुम चिंता मत करो, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो शायद आज तुम्हें मम्मी से थप्पड़ न पड़ता। मैं रोते हुए बोली, ज्योति आंटी, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मुझे ऐसे मम्मी पापा नहीं चाहिए जो मेरी खुशियों का ख्याल न रखें। ज्योति आंटी ने मुझे चुप कराया और कहा, तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का सामान दिलवाती हूँ। मैं ज्योति आंटी के साथ गई और एक बहुत प्यारा बारबी गाउन लेकर आई। लेकिन उस फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों के मम्मी पापा का होना जरूरी था। मैं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा मेरा टैलेंट देखें। हमारी क्लास टीचर ने एक छोटी सी नाटिका भी तैयार करवाई थी, जिसे मम्मी पापा को दिखाने के लिए उनके आने का इंतजाम था। इस की क्या सहा, लगभग सभी बच्चों के मम्मी पापा आए, पर मेरे घर से कोई नहीं आया। मुझे अच्छी एक्टिंग के लिए पुरस्कार भी मिला था, पर मेरा मन बहुत उदास हो गया। मेरे लिए घर में 2 केयरटेकर थीं। ज्योति आंटी, जो बचपन से मेरे साथ थीं और दिन भर मेरा ख्याल रखती थीं। दूसरी थीं प्रिया आंटी, जो रात को मेरे साथ रहती थीं, पर प्रिया आंटी सोफे पर सोती थीं। रात को मुझे कमरे में बहुत डर लगता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे अकेलापन डराने लगा। नींद नहीं आती थी। एक बार मैंने प्रिया आंटी से कहा, प्रिया आंटी, मेरे साथ बिस्तर पर सो जाया करो। वो बोली, नहीं अनामिका बेबी, ये आप क्या कह रही हैं? कहाँ आप और कहाँ मैं? मैं आपके साथ इस शानदार बिस्तर पर कैसे सो सकती हूँ? मैंने कहा, प्लीज़ प्रिया आंटी, मेरे साथ सो जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, अगर आप कमरे का दरवाज़ा बंद कर दें तो कोई आपको नहीं देखेगा, मैं मम्मी को भी नहीं बताऊंगी। प्रिया आंटी बोली, नहीं अनामिका बेबी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं पता, इस घर में हर जगह कैमरे लगे हैं। तुम्हारी मम्मी कभी कभी रात को कमरे में झांकने आती हैं। मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकती। यह कहकर वो सोफे पर सो गईं। मैं सारी रात डरती रही। ऐसा सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि कई बार हुआ। मैंने उनसे कई बार कहा, पर वो नहीं मानी। मुझे लगता था कि ये मेरा घर ही नहीं है। बचपन से मैं बहुत परेशान रही, लेकिन स्कूल में दीपा का साथ मिलता तो मैं खुश हो जाती थी। दीपा बहुत अच्छी लड़की थी। वक्त इसी तरह गुजरता गया। मुझे अपने मम्मी पापा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कभी कभी हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। मम्मी पापा मुझसे कभी कभी पूछते थे कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। मैं उनके सवाल का जवाब दे देती थी। अगर वो नहीं पूछते थे तो मैं भी उनसे न कोई सवाल करती थी, न ही कोई बात। 1-2 बार दीपा मुझे अपने घर ले गई थी। उसके घर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके मम्मी पापा बहुत प्यारे थे। वो मुझसे भी बहुत अच्छे से बात करते थे। फिर इसी तरह हमारा स्कूल खत्म हुआ। कॉलेज में भी हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की। दीपा मुझसे उम्र में 1 साल छोटी थी। हमारी जिंदगी का बहुत लंबा वक्त साथ में गुजरा था। लेकिन एक दिन ऐसी खबर आई जिसने मुझे खुश भी किया और उदास भी। दीपा एक लड़के से प्यार करती थी। वो लड़का उनकी फैमिली के स्तर का था। उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी उस लड़के से तय कर दी थी। जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी। दीपा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी होने जा रही थी। लेकिन मैं उसकी शादी की खुशी से नाराज थी। वजह यह थी कि शादी के बाद उसका पति उसे अमेरिका ले जाने वाला था। वो लोग वहां बसने वाले थे। उस लड़के का बिजनेस अमेरिका में था। अब दीपा मुझसे दूर जा रही थी। मुझे इस बात का बहुत दुख था। दीपा ही एकमात्र थी जिसके साथ मेरा अकेलापन खत्म हो जाता था। वो भी इस बात से उदास थी। वो कहती थी, यार, मुझे नहीं पता था कि मेरे पति का बिजनेस अमेरिका में सेट हो गया है, वरना मैं कभी वहां न जाती। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, बस तुम हमेशा खुश रहना और मुझे कभी मत भूलना। तुम ही तो मेरी अपनी हो। मेरे इस व्यवहार से दीपा बहुत खुश होती थी। फिर एक दिन उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद वो अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। उसके जाने के बाद मैं पूरी तरह अकेली हो गई। मेरी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अब आगे पढ़ाई नहीं करूंगी, लेकिन अकेलापन इतना बढ़ गया था कि समय काटने के लिए मैंने फिर से पढ़ाई करने का फैसला लिया। फिर सोचा कि पढ़ाई की जगह जॉब कर लूं। जॉब से मेरा मन लगा रहेगा। मैंने जॉब के लिए आवेदन किया
और मुझे जॉब मिल गई। जॉब शुरू किए 2 दिन हुए थे जब मम्मी पापा को पता चला। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है? ये सब कुछ जो है तुम्हारा ही है। मैंने कहा, ये सब आपका है, मेरा इसमें कुछ नहीं। मम्मी ने पापा से कहा, देखिए, मैं कहती हूं ना, ये बहुत बदतमीज हो गई है, कभी सीधे जवाब नहीं देती। मैंने उनसे कहा, आखिर आप लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पापा बोले, हम चाहते हैं कि तुम जॉब छोड़ दो, हमारी भी कुछ इज्जत है। इतने अमीर बाप की इकलौती बेटी होकर तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारा यहाँ गुजारा नहीं होता? मैंने कहा, मैंने जॉब गुजारा करने के लिए नहीं की, मैं चाहती हूँ कि मेरा ध्यान बंटा रहे। वैसे भी घर में सारा दिन बोर होती हूँ, अब तो दीपा की भी शादी हो गई। पापा बोले, अगर ऐसी बात है तो हमारे ऑफिस में ट्रेनिंग ले सकती हो, अपने पापा का बिजनेस संभाल सकती हो, दूसरों के यहाँ काम करके वक्त क्यों बर्बाद करना? मैंने कहा, आप लोग मेरी जिंदगी के फैसले कब से लेने लगे? मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उनकी बात नहीं मानी और जॉब पर जाती रही। मुझे सैलरी से मतलब नहीं था, जॉब से मुझे अनुभव मिल रहा था और मेरा वक्त अच्छे से कट जाता था। लेकिन वहां अभी तक मेरी कोई दोस्त नहीं बनी थी। ऑफिस में कई लड़कियां और लड़के काम करते थे। एक दिन पहले वहां एक नया लड़का, विवेक, जॉब के लिए आया था। 3-4 दिन काम करने के बाद उसने अचानक छुट्टियां शुरू कर दी। कई दिन तक वो ऑफिस नहीं आया। जब वो लौटा तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो मैनेजर से बहुत मिन्नत कर रहा था, मैं मुसीबत में था इसलिए नहीं आ सका। लेकिन मैनेजर उसकी बात नहीं सुन रहे थे। वो कहते, तुम्हें यहाँ 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुमने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली, यहाँ ऐसे काम नहीं चलता। विवेक शायद बहुत गरीब था। वो सबसे मदद मांग रहा था कि उसे नौकरी से न निकाला जाए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सब कहते, कंपनी के नियम ऐसे हैं वैसे हैं, पहले महीने में रिकॉर्ड खराब करने वाले को कैसे रख सकते हैं। उसी दिन मैं काम से फ्री होकर ऑफिस से निकल रही थी। मैंने देखा कि विवेक सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम सुबह से यहाँ बैठे हो? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैंने कहा, क्या मतलब? घर जाओ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है, कहीं और नौकरी ढूंढो। वो बोला, हाँ ढूंढ लूंगा, लेकिन मेरे भाग्य में न जाने क्या लिखा है। बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली थी, वो भी चली गई। उसने बताया कि वो लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहा था। यहां 2-3 दिन काम किया ही था कि उसके पापा की तबीयत खराब हो गई। वो उन्हें हॉस्पिटल ले गया था। पैसे की कमी से ठीक इलाज न मिल सका और उसके पापा चल बसे। अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद वो ऑफिस आया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मुझे उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने फैसला किया कि मैं उसे नौकरी दिलवाऊंगी। मुझे जॉब की जरूरत नहीं थी। मैंने सोचा कि मेरी जगह वो काम कर सकता है। मैं ऑफिस गई और बॉस से बात की। मैंने कहा, मेरी जगह विवेक को रख लीजिए। वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। बहुत जिद करने पर वो तैयार हुए। उन्होंने कहा, तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए तुम्हारी बात मान रहे हैं। तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम भी काम करो, इसे भी रख लेते हैं, लेकिन ये इसका आखिरी मौका है। आगे कोई गलती हुई तो इसे निकाल देंगे। विवेक को नौकरी की जरूरत थी। मुझे यकीन था कि वो अब गलती नहीं करेगा। उसकी नौकरी वापस मिल गई। वो बहुत खुश हुआ और मेरा शुक्रिया अदा करता रहा। अब हम दोनों मन लगाकर काम करने लगे। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। दीपा के बाद विवेक मेरा पहला दोस्त था। वो ऑफिस में मुझसे ही बात करता था। मैंने देखा कि वो अच्छा इंसान था। मैंने उसकी मदद की थी, इसलिए वो भी मेरी मदद करता था। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। मुझे वो अच्छा लगने लगा। प्यार की शुरुआत मेरी तरफ से हुई। विवेक के साथ के बाद मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि दीपा की तरह वो भी मुझसे दूर न चला जाए, इसलिए मैंने उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। पहले वो तैयार नहीं हुआ, लेकिन मेरे बार बार कहने पर उसने हाँ कर दी। हमारा रिश्ता शुरू हुए लगभग 1 साल हो गया था। वो बहुत अच्छा इंसान था, मेरे साथ हमदर्द की तरह रहता था। मुझे फिर से लगा कि मेरा अकेलापन खत्म हो गया। ऑफिस में मैं विवेक के साथ बातें करते हुए काम करती, घर आकर फोन पर उससे बातें करती। वो गरीब था, उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे। कुछ दिन पहले ही उसके पापा गुजर गए थे।
वो पूरी तरह अकेला था। मैं अपनी सैलरी उसे दे देती थी। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, पर उसे थी। वो मना करता था, लेकिन मैं उसकी मदद के लिए बेचैन रहती थी। मैं चाहती थी कि उसके साथ कुछ अच्छा हो। जब भी विवेक को किसी की मदद की ज़रूरत होती, मैं सबसे पहले उसकी मदद के लिए तैयार रहती थी। विवेक बहुत आत्मसम्मानी इंसान था। उसे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। मुझे जॉब करते हुए काफ़ी समय हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब जॉब छोड़ दूं। दूसरी तरफ विवेक उसी कंपनी में काम कर रहा था। अब कंपनी के बॉस उसके काम से बहुत खुश थे। मैं चाहती थी कि अब मैं विवेक से शादी कर लूं। मेरी शादी की उम्र हो रही थी। मेरे मम्मी पापा के पास मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उन्हें अभी तक मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला था। इससे पहले कि वो मेरा रिश्ता कहीं और तय करें, मैंने फैसला किया कि उन्हें विवेक और मेरे बारे में सब बता दूं। सबसे पहले मैंने विवेक से इस बारे में बात की। उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया और कहा, प्लीज तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाओ। विवेक बोला, अनामिका, मैं इतनी जल्दी ये सब कैसे कर सकता हूं? तुम जानती हो कि मेरे पास तुम्हें प्यार देने के अलावा कुछ नहीं है। मैंने कहा, मेरे लिए तुम्हारा प्यार और साथ ही काफी है। मुझे वैसी जिंदगी मत दो जैसी मैं यहां मायके में जी रही हूं। मैं उस जिंदगी से खुश नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ खुश हूं। प्लीज मेरे लिए मेरे घर आ जाओ। विवेक बोला, तो पहले तुम अपने मम्मी पापा से मेरे बारे में बात कर लो। अगर वो मुझे आने की इजाजत दें तो मैं आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं निश्चिंत हो गई। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके मम्मी पापा से बात की। विवेक ने पहले ही कह दिया था, मेरी फैमिली और काम के बारे में उन्हें सब बता देना, ताकि मेरे सामने वो इस बारे में कुछ न कहें। मैंने उसे भरोसा दिलाया और कहा, तुम अच्छे कपड़े पहनकर मेरे घर आ जाना, ताकि मम्मी पापा पर तुम्हारा अच्छा असर पड़े। और प्लीज टाइम से आ जाना, मेरे मम्मी पापा समय के बहुत पक्के हैं। विवेक ने मुझे घूरते हुए देखा और बोला, तुम मुझे अच्छे से जानती हो अनामिका, मैं भी समय का पक्का हूं। मैंने कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, नाराज मत हो। पापा ने सोमवार को शाम 4 बजे तुम्हें घर बुलाया है। तुम 4 बजे से 5 मिनट पहले पहुंच जाना। विवेक ने वादा किया कि वो जरूर आएगा और मेरे मम्मी पापा से हमारे रिश्ते की बात करेगा। मैं जानती थी कि हमारे रिश्ते की बात सुनकर मम्मी पापा हमारी शादी करवा देंगे। जब मैंने उन्हें विवेक के बारे में बताया था, तो वो हैरान नहीं हुए। उन्होंने कहा, अगर हमें लड़का पसंद आया तो हम तुम्हारी शादी उससे कर देंगे। जहां हमारी बेटी की खुशी है, वहीं हमारी खुशी है। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत राहत हुई। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने पहली बार मुझे जिंदगी भर की खुशी दे दी। आखिरकार वो दिन आ गया जब विवेक मेरे घर आया। वो मेरे लिए एक बड़ा चॉकलेट बॉक्स लाया था, क्योंकि उसे पता था कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। मैंने चॉकलेट चखी और उसकी तारीफ की, क्योंकि वो सचमुच बहुत स्वादिष्ट थी। जब विवेक घर के अंदर आया तो उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं समझ गई कि वो क्या पूछना चाहता है। उसके सवाल से पहले ही मैंने कहा, सॉरी विवेक, पापा किसी जरूरी काम में उलझ गए हैं। मम्मी को उनके दोस्तों का जरूरी कॉल आ गया था। वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई हैं, वरना मम्मी तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए मैं बार बार सॉरी बोल रही थी। मैंने कहा, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, पापा अपने कमरे से अभी आते होंगे। उन्हें एक जरूरी प्रोजेक्ट कंपनी को देना है, जो आज ही पूरा करना है। विवेक बोला, तुम मुझे पापा से मिलवा दो, शायद मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। मैं उसे पापा के कमरे में ले गई। पापा विवेक को देखकर उठे नहीं, बस उसे देखकर फिर अपने काम में लग गए। वो बोले, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूं, इसमें थोड़ी परेशानी आ रही है। विवेक बोला, सर आप मुझे बता दीजिए क्या परेशानी है, शायद मैं मदद कर सकूं। पापा ने कहा, बताने का वक्त नहीं है, अगर चाहो तो सामने बैठकर देख सकते हो, जो समझ आए समझ लो। विवेक सामने बैठ गया। पापा अपने काम में व्यस्त रहे। एक जगह वो परेशान हो गए और कुर्सी पर पीछे झुककर बोले, बस यहां मैं अटक जाता हूं। तभी विवेक उनके पास गया और बोला, सर ये काम ऐसे होगा। उसने समझाया कि क्या करना है। पापा ने वैसा किया तो उनका काम हल होने लगा। पापा ने आत्मविश्वास से विवेक की तारीफ की। हमें तुम जैसे हीरे की तलाश थी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। विवेक बोला, सर अगर कोई और काम हो जो आपसे न हो रहा हो
तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। पापा ने कई प्रोजेक्ट लैपटॉप पर उसके सामने खोल दिए। विवेक ने सारे प्रोजेक्ट पूरे कर दिए। पापा उसकी बहुत तारीफ करने लगे। वो विवेक से बहुत प्रभावित हुए और खुश भी थे। मैं समझ गई कि पापा की तरफ से विवेक को हाँ मिलेगी। पापा ने पूछा, तुम क्या करते हो? विवेक बोला, हम दोनों एक कंपनी में जॉब करते हैं। पापा बोले, उस कंपनी से इस्तीफा दे दो और हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। हमें तुम जैसे होनहार की जरूरत है। लेकिन विवेक वहां से इतनी आसानी से कैसे हट सकता था? उसकी नौकरी वहां अच्छी चल रही थी। पापा उसे ज्यादा सैलरी और अच्छी पोस्ट का ऑफर दे रहे थे। विवेक बोला, मैं सोचकर बताऊंगा। तभी मम्मी आ गईं। वो सोफे पर टांग रखकर बैठ गईं। विवेक ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन मम्मी ने जवाब नहीं दिया। वो मोबाइल में व्यस्त हो गईं। मैं उनकी हरकतें गुस्से से देख रही थी। फिर नकली मुस्कान के साथ मैंने कहा, मम्मी, आप विवेक से कुछ नहीं पूछेंगी? मम्मी ने मोबाइल नीचे रखा और बोली, हाँ हाँ, तुम हो विवेक, जिसे हमारी बेटी ने पसंद किया। चेहरा मोहरा तो अच्छा है, लेकिन क्या तुम अच्छे घर से हो या बिल्कुल गरीब परिवार से? मम्मी की बात से विवेक शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा दिखा, पर वो चुप रहा। मैंने कहा, मम्मी, मैंने आपको विवेक के बारे में पहले ही बता दिया था। मेरा मूड खराब हो गया। पापा बोले, ठीक है, मूड खराब मत करो। मम्मी बेफिक्र होकर चाय पीती रहीं। पापा मोबाइल पर बात करते हुए चले गए। मुझे उनके व्यवहार पर गुस्सा आया। मम्मी बोली, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैंने कहा, हम तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन आपकी दोस्त का कॉल आ सकता है। मम्मी मुझे घूरते हुए कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद पापा आए और विवेक से बोले, तो तुम हमारी कंपनी कब ज्वाइन कर रहे हो? मैंने मैनेजर से बात कर ली है, अगले हफ्ते से ज्वाइन कर सकते हो, बल्कि कल से ही शुरू कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। पापा ने उसे बधाई दी। मैं कंफ्यूज हो गई कि विवेक को रिश्ते के लिए बुलाया गया है या नौकरी के लिए। पापा चले गए। विवेक बोला, अनामिका, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा ने हमारे रिश्ते की बात ही नहीं की। मैंने कहा, तुम जाओ, मैं उनसे बात करूंगी। जब मैं उनके कमरे में गई तो नौकरानी ने कहा, साहब और मालकिन आराम कर रहे हैं, उन्होंने डिस्टर्ब न करने को कहा है। मैं अपने कमरे में लौट आई। कई दिन गुजर गए, लेकिन मम्मी पापा हमारे रिश्ते की बात नहीं करना चाहते थे। वो इसे नजरअंदाज कर रहे थे। मुझे गुस्सा आने लगा। पापा ने जबरदस्ती विवेक को अपनी कंपनी में रख लिया। विवेक को पुरानी कंपनी छोड़नी पड़ी। उसने सोचा कि पापा की कंपनी में काम करेगा तो शायद वो मुझे उससे शादी के लिए मान ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पापा को सिर्फ अपने काम की फिक्र थी। विवेक ने उनके बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया। उसे अच्छी सैलरी, फ्लैट और गाड़ी दी गई, लेकिन जो हम दोनों चाहते थे वो अभी तक नहीं हुआ। मेरे मम्मी पापा विवेक की मदद करते थे ताकि वो उनकी कंपनी न छोड़े। उन्हें विवेक से बहुत फायदा हो रहा था। जब भी हमारे रिश्ते की बात होती, मम्मी पापा उसे टाल देते थे। ये सब देखकर एक दिन मुझे समझ आ गया कि वो विवेक से मेरी शादी नहीं करना चाहते। उन्होंने उसे अपनी कंपनी में नौकरी देकर बस अपने काबू में कर लिया था। काफी समय ऐसे ही गुजर गया। फिर एक दिन मुझे ऐसी खबर मिली जिसने मेरे होश उड़ा दिए। पापा ने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया था। मुझे ये बात तब पता चली जब घर की एक नौकरानी ने मुझे बताया। मुझे बहुत गुस्सा आया। इसका मतलब साफ था कि वो विवेक का इस्तेमाल कर रहे थे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इससे पहले कि वो समझ पाते कि मैं उनका प्लान समझ चुकी हूं, मैंने विवेक से शादी करने का फैसला कर लिया। उनका इरादा था कि वो विवेक को भरोसे में रखकर मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दें। उनके लिए विवेक उनके स्तर का नहीं था। वो न अमीर था, न ही उसका कोई बड़ा खानदान था। ऐसे लड़के से शादी करवाने से उनकी इज्जत खराब होती। मैंने विवेक को फोन करके सब बता दिया। मैंने कहा, मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करने को तैयार हूं, प्लीज मुझसे शादी कर लो, वरना मम्मी पापा मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। उनकी चालाकी से मुझे बहुत गुस्सा था। मैं घर छोड़कर विवेक के साथ कोर्ट गई और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद मैंने मम्मी पापा को फोन करके सब बता दिया। मेरी बात सुनकर उन्हें जोरदार झटका लगा। उन्होंने विवेक से बदला लेने के लिए उससे सब छीन लिया, नौकरी, फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ। पापा को लगता था कि वो हमें परेशान करेंगे और उनका बदला पूरा हो जाएगा। विवेक मुझे अपने पुराने घर ले आया। घर छोटा था, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं थी। मैं उसके साथ खुश थी।
पर अब परेशानी ये थी कि विवेक की नौकरी चली गई थी। जहां वो पहले काम करता था वहां भी वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि पापा ने उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया था। उसे पता था कि वहां बॉस दूसरा मौका नहीं देंगे। विवेक बहुत परेशान था। जैसे तैसे हमारा गुजारा चल रहा था। मम्मी पापा ने हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी। उन्होंने अपनी कंपनी के लोगों से कह दिया कि अगर विवेक वहां आए तो उसे धक्के मारकर निकाल देना। वो कहते थे कि विवेक ने उनकी बेटी से धोखे से शादी की, लेकिन सच क्या था ये हम जानते थे। उन्होंने विवेक को बदनाम करने की कोशिश की। विवेक इससे तंग आ गया, पर मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। हम उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चले गए। यहाँ विवेक ने नौकरी के लिए आवेदन किया और उसे नौकरी मिल गई। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ नौकरी करूंगी, लेकिन उसने मना कर दिया। वो बोला, पहले तुम अपने पिता की बेटी थीं, अब मेरी पत्नी हो। न मजबूरी में न अच्छे हालात में मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा, बस मेरे साथ रहो। जहां वो काम करता था वहां उसकी सैलरी बहुत कम थी। उसे लगता था कि मैं, एक अमीर बाप की बेटी, उसके छोटे घर में मुश्किल से गुजारा करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं उसके साथ इन हालात में भी खुश थी। वो मेरी बहुत इज्जत करता था, मेरा ख्याल रखता था। मेरे लिए यही बहुत था। कई साल ऐसे ही गुजर गए, लेकिन शादी के कुछ साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे शक हुआ। जब विवेक काम पर जाता, मैं उसे दरवाजे से देखती थी। जब तक वो नजरों से ओझल न हो जाता, मैं दरवाजा बंद नहीं करती थी। मैंने देखा कि वो हर रोज एक बूढ़े आदमी को पैसे देता था। वही बूढ़ा हमारे घर खाना मांगने आता था। उसका हाल बहुत खराब था, बदबू आती थी। मैं उसे खाना देकर दूर हट जाती थी, लेकिन विवेक उससे काफी देर बात करता था, फिर काम पर जाता था, अस्ते जा जाता था। उस बूढ़े की नज़र हमेशा हमारे घर पर रहती थी। एक दो बार मैंने देखा कि जब मैं बाहर निकलती वो मुझे गौर से देखता था। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 6 महीनों में कुछ अजीब लग रहा था। मैं विवेक से पूछती, तुम इस बूढ़े से क्या बात करते हो, ये कौन है? लेकिन वो कुछ नहीं बताता था। एक दिन मैं बाजार से आई तो देखा कि विवेक ने मेरे बनाए सारे खाने को उस भिखारी को दे दिया। मुझे गुस्सा आया। अब वो ऐसा हर 2-3 दिन में करने लगा था। हम उसे पैसे भी देते थे, मैं कभी कभी खाना भी देती थी, लेकिन अब विवेक हद कर रहा था। हमारे खाने से पहले वो उसे सब दे देता था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं सोचती थी कि क्या ये उसका रिश्तेदार है, पर विवेक का तो कोई रिश्तेदार नहीं था। मैंने विरोध किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता लगाना था कि ये बूढ़ा कौन है। मैंने सोचा कि एक दिन इनकी बातें सुनूंगी। वो घर से दूर खड़े होते थे, इसलिए उनकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती थी। एक दिन मैंने साड़ी पहनी, पल्लू से चेहरा ढका और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उनकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो बूढ़ा कोई और नहीं, मेरे पापा थे। मैं समझ नहीं पाई कि वो भिखारी कैसे बन गए। मैं वहीं खड़ी थी जब विवेक ने कहा, सर, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी को शक हो गया है कि आप भिखारी नहीं, उसके पिता हैं। अब आपको यहां ज्यादा नहीं आना चाहिए, मैं आपकी मदद करूंगा। उस बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं अपनी बेटी को बार बार देखना चाहता हूं, उससे माफी मांगना चाहता हूं। विवेक बोला, वो बहुत गुस्से में है, आपको आसानी से माफ नहीं करेगी, वो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तकदीर इंसान को कहां से कहां ले आती है। जो पापा अपनी दौलत पर घमंड करते थे, आज उसी दौलत के लिए सड़कों पर भटक रहे थे। मैं उनके बीच आकर खड़ी हो गई और पल्लू हटा दिया। दोनों ने मुझे देखा और बोले, तुम यहाँ? मैंने कहा, हाँ, मैं सब सुन चुकी हूं। मैंने पापा से पूछा, पापा, आपने ये क्या हाल बना लिया? ये सब कैसे हुआ? उन्हें इस हाल में देखकर मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। मैं उनके गले लगकर रोने लगी। पापा ने बताया, तुम्हारे जाने के 1 साल तक हम अपने काम में व्यस्त रहे, हमें तुम्हारी कमी नहीं खली, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी सारी दौलत छिन गई। विवेक ने हमारे बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। हमने उसका फायदा उठाया और तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी। वो लड़का तुम्हें पसंद करने लगा था। मेरे दोस्त के साथ बिजनेस डील हुई थी। हम 50-50 के पार्टनर बनने वाले थे, लेकिन जब उसे पता चला
कि तुमने विवेक से शादी कर ली तो उसने मेरे साथ धोखा किया, मुझे बिजनेस में नुकसान पहुंचाया और सब कुछ अपने नाम कर लिया। तुम्हारी मम्मी परेशान रहने लगी, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थीं। मैं कर्ज में डूब गया, जो कुछ था वो मेरे दोस्त ने छीन लिया। मैं सड़क पर आ गया। तुम्हारी मम्मी को हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसी। 4 साल में सब बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, सोचा था कि विवेक को नौकरी से निकाल दूंगा तो उसे कहीं काम नहीं मिलेगा। लेकिन ये दुनिया बड़ी है, भगवान सबका हिसाब करता है। दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। वो जमीन पर पड़े इंसान को आसमान तक पहुंचा देता है और आसमान वालों को जमीन पर गिरा देता है। मैंने अपनी बेटी को कभी समझने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर दो बेटा। पापा हाथ जोड़कर रोने लगे। उन्होंने बताया, मरते वक्त तुम्हारी मम्मी तुम्हें याद करती थीं, वो माफी मांगना चाहती थीं। हम दौलत के चक्कर में तुम्हें प्यार नहीं दे सके। बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार सबसे जरूरी होता है, पर हम ये नहीं समझ सके। इस बुढ़ापे में मुझे तुम्हारी जरूरत थी। मैं दर दर भटक रहा था। जब पता चला कि तुम इस शहर में हो, मैंने भिखारी का रूप बनाया, तुम्हें देखने आता था। विवेक को शुरू से सब बता दिया था, वो मेरी मदद करता था। मैंने पापा को माफ कर दिया। भगवान ने उन्हें उनके किए की सजा दे दी थी। मैं उन्हें घर ले आई, उनका हाल ठीक किया। हम सब ने साथ में खाना खाया। पापा न जाने कब से भूखे थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। जो पहले दौलत को सब कुछ मानते थे, आज उन्हें अपनी बेटी ही सब कुछ लग रही थी। वक्त कभी भी बदल सकता है, इसलिए वक्त के साथ छेड़छाड़ न करें। जैसा चल रहा है चलने दें। दौलत के घमंड में दूसरों को कम न समझें। मैं आज भी विवेक के साथ खुश हूं, लेकिन पापा की जिंदगी बदल गई। वो हमारे साथ किराए के फ्लैट में रहते हैं। मैं उनकी सेवा करती हूं। मुझे लगता है जैसे इस भिखारी के रूप में मुझे पापा का नया रूप मिला। अब उन्हें अपनी बेटी के सिवा कुछ नहीं दिखता। विवेक ने मेहनत की और सब ठीक कर दिया। हम ज्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन अपने घर में मिडिल क्लास जिंदगी जीते हैं। मेरी जिंदगी विवेक के साथ अच्छी है। पापा को वक्त रहते एहसास हो गया कि उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को वक्त दें, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करें। अगर दौलत की पट्टी आंखों पर बंध गई तो आप अपने बच्चों से दूर हो सकते हैं। ये दुनिया की दौलत दिखावे की है, असली दौलत आपके बच्चे और परिवार हैं। काम में इतना व्यस्त न हो कि परिवार को भूल जाएं। दौलत के चक्कर में घमंड न करें, वरना वो खुशियां आपको कमज़ोर बना देंगी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।